नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले क्लास पॉलिटी की स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी की क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पॉलिटी की क्लास से हम आपकी पूरी सिलेबस बेस से पढ़ाएंगे। मतलब जो पॉलिटी का सिलेबस दिया है 6 नंबर की आएगी पॉलिटी आपके पीटी में। तो पीटी में 6 नंबर की आएगी। पीटी नहीं लिखा है, एक सेकेंड, है ना। पीटी में आपके पीटी में 6 नंबर की आएगी, ठीक है। 6 नंबर की आएगी पॉलिटी। तो पॉलिटी को पहले समाप्त कर देते हैं। तो पॉलिटी में क्या कहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस को ना देखते हुए भी अगर आपको अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, राज्य से यहाँ पे मेरा सेंस है देश, ठीक है। राज्य से यहाँ पे सेंस है, ये एक संविधान की भाषा है। राज्य मतलब देश। तो अगर आपको अपने देश के बारे में जानना है, लोगों के बारे में जानना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संविधान को जान जाते हैं तो आप अपने देश को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान है वो जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए तो भारत के संविधान में मूल रूप से जब वो संविधान बना था तब की अगर हम बात की जाए तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, ठीक है। और 8 अनुसूचियाँ थी, सूची है ना, अनुसूचियाँ थी ना, अनुसूची बोलते हैं, अनुसूचियाँ थी, ठीक है, ठीक है। तो 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। जब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मूल मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब कितनी हो गई है, इसमें +4 हो गई है ना, +4 हो गई। तो पूरी अनुसूचियाँ कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो देखो, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद भी 395 से बढ़कर लगभग में 450 के करीब में लगभग पहुँच रहे हैं। लेकिन वो अनुच्छेद में जो संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो ए बी करके जोड़े गए हैं। तो अगर मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या देखी जाएगी तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं, ठीक है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद भी जो है क्या कहते हैं 25 भाग की बात की जाए तो भाग भी 25 है, लेकिन वो ए बी करके जोड़े गए हैं, तो इसलिए हम लोग 22 भाग करते हैं। लेकिन अनुसूचियाँ 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब संविधान में अगर आपसे बात की जाए कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, जो भारत का संविधान है उसके कुछ तथ्य हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ मैंने लिख लिया है और इसके बेस में मैं आपको संविधान को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो संविधान में सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना को लेते हैं। तो प्रस्तावना को कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अगर आप प्रस्तावना को समझ लेते हैं, संविधान एक ताला है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी कुंजी है, उसे खोलने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आप प्रस्तावना को समझ लेते हैं, प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आप एक मोटा मोटी संविधान को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत जो संप्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत क्या है, संप्रभुत्व संपन्न राज्य। तो संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि संप्रभुत्व का मतलब क्या हुआ, तो संप्रभुत्व का मतलब है कि जो भारत देश है या यहाँ की जो सरकार है, भारतीय की जो सरकार है, भारत सरकार, वो क्या कहते हैं आंतरिक मामलों में, देश के आंतरिक मामलों में और देश के बाह्य मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। अगर वो कुछ देश के आंतरिक लाभ के लिए कोई निर्णय लेती है तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र है, और देश के बाह्य लाभ के लिए अगर वो कोई निर्णय लेती है तो वो भी स्वतंत्र है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो नोटबंदी क्या हो गया, आंतरिक मामला हो गया, ठीक है, आंतरिक मामला हो गया, नोटबंदी की थी, तो वो स्वतंत्र है अपनी, वो चाहे तो नोटबंदी कर सकती है, यह इसलिए स्वतंत्र है, ठीक है। अच्छा, बाह्य में अगर देखते हैं तो जैसे भारत किसी संगठन का सदस्य, मान लीजिए यूएन का सदस्य है, तो भारत स्वतंत्र है कि वो यूएन की सदस्यता लिए हुए उस पर कोई बाध्यता नहीं है। ये किसी समिट को करता है, किसी संगठन का सदस्य है, ठीक है, तो वो उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो भारत क्या है, संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। तीसरा आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये दो मतलब हो गए, ये एक अलग चीज हो गई, ये अलग अलग चीज हो गई, ठीक है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पे भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब कि भारत की जो जनता है वो
भारत की जनता के द्वारा चुन करके एक प्रतिनिधि पहुंचता है संसद में, ठीक है, जो क्या कहते हैं, भारत का शासन चलाता है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार से भारत का शासन चलता है, ठीक है। गणराज का मतलब क्या हो गया, गणराज का मतलब गण मतलब समूह, गण में समूह, राज्य मतलब राज्य, गण समूह का राज्य, मतलब कि अगर एक आम आदमी भी उठ करके और सबसे अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो भारत का जो सबसे पहला सबसे बड़ा पद है वो किसका है, राष्ट्रपति का पद है ना, राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। तो अगर कोई आम आदमी भी उठ करके राष्ट्रपति बन सकता है, एक समूह, एक मतलब कोई निचले से निचला व्यक्ति भी जा करके राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई, जैसे कि आपने ब्रिटेन में देखा होगा, ब्रिटेन में क्या होता है, रानी एलिजाबेथ है जो कि एक अनुवांशिक क्या कहते हैं ग्रुप है, मतलब अनुवांशिकता से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे भारत में नहीं है, भारत में एक कोई भी आम आदमी उठ करके जा सकता है और वो उच्च पद पर आसीन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गणराज्य हो गया, ठीक है। उसके मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार है भाग 3 में दिए हुए हैं कि इंसान को, व्यक्ति को, भारत के हर प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार। और मूल अधिकार इंसान के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और मूल अधिकार को साधारणतः छीना भी नहीं जा सकता, आपसे साधारणतः कोई मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है, ठीक है। मूल कर्तव्य का मतलब हो गया कि मूल कर्तव्य से मतलब हो गया कि हमारा भारत देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिसे मूल कर्तव्य में रखा गया। एकल नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। भारत में यूएसए की तरह दोहरी नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है, यानी यहाँ पे राज्य की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णतया स्वतंत्र है, ठीक है। अब अगर कोई राष्ट्रपति पद पे पहुंच जाता है, भारत के सबसे उच्च पद पे पहुंच जाता है, तब भी उसको न्यायपालिका का या संविधान के जो कानून है, जो अनुच्छेद है, उसके तहत ही चलना पड़ेगा, संविधान को पूर्णतः उसको मानना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, ठीक है। मतलब यहाँ पे शासन करने वाला सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च क्या है, संविधान है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी कि भारत जो है, भारत संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, लोकतंत्रात्मक है, मतलब यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, ठीक है। गणराज्य, मूल अधिकार व मूल कर्तव्य दिए हैं, एकल नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कुछ राष्ट्रीय चिन्हों की बात की जाए, अगर कुछ राष्ट्रीय चिन्हों की बात की जाए, तो राष्ट्रीय चिन्हों में अगर कुछ राष्ट्रीय चिन्हों की बात की जाए, तो राष्ट्रीय चिन्ह में अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और ये अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की अनुपात को देखते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 के अनुपात में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अब राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान को अगर ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया था, तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में, 26वें कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था, जो कि डेट क्या थी आपकी, अगर सन पूछता, 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था, ठीक है। और इसको भारतीय संविधान में अपनाया कब गया था, तो इसको भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी तरह अगर आप राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय चिन्ह को भी 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के जो अशोका के चिन्ह है, जो सारनाथ के, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और